हेलो एवरीवन। मैं एक बार फिर से अपनी ऑनलाइन सीरीज़ के अंदर आप लोगों के साथ एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इसके अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी योर चैप्टर नंबर 3 विच इज़ मैट्रिक्स। आज हम मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका थर्ड चैप्टर है। ऑल्दो पहले मेरा इसको ओरिजिनली कराने का प्लान नहीं था, बट दिस इज समथिंग वेरी इजी। मतलब आप अगर अपने कोर्स में देखोगे तो जो बहुत आसान चैप्टर जो होते हैं जनरली हर जगह कराए जाते हैं, दैट वुड बी योर मैट्रिक्स एंड नेक्स्ट चैप्टर विच इज डिटरमिनेंट। तो ये बहुत आसान टॉपिक है, क्योंकि काफी लंबे समय तक हमें वीडियो लेके जानी होगी, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अब हम फर्स्ट पर फोकस करते हैं। मैंने कैलकुलस का एक पार्ट आपको करा दिया, डिफरेंशिएशन, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, क्योंकि कुछ बच्चे शायद हो सकता है अभी सबने को नहीं करा है, तो आप क्योंकि सबने नहीं किया तो वो बहुत आगे समझ नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि जब तक हम इन चैप्टर्स को खत्म करेंगे तब तक आप उसका एक बार रिवीजन कर लेना, सो दैट यू कैन लर्न मोर अबाउट द न्यू थिंग्स जो हम आगे 6 चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो फॉर द टाइमिंग भी हमें क्या करना है, चैप्टर नंबर 3 करना है, और चैप्टर नंबर 3 बहुत आसान है। आप ये मान के चलिए बेसिकली जैसे आप नंबर्स को ऐड करते हो कुछ इस तरीके की कहानी है पूरे चैप्टर के अंदर। बट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके अंदर वो क्या है कि आप देखो, क्योंकि आपके पास टीचर का फिजिकल प्रेजेंस नहीं है आप लोगों के साथ, ना मेरे पास स्टूडेंट का फिजिकल प्रेजेंस है, तो इस केस में होता क्या है कि मैं आपको चीज समझाता हूँ और दिस माइट पॉसिबल कि आपको वो चीज ना समझ आए, है ना। तो एक काम तो आप ये कर लेते हो, भाई ठीक है हम वीडियो को रिपीट कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है आप लोगों के लिए कि आप क्या करिए, एनसीईआरटी को रीड करिए। जितना ज्यादा आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे, जितना ज्यादा चीजों को हम मार्क करेंगे, क्वेश्चन एग्जांपल पहले पढ़ेंगे, मतलब एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप हमेशा क्या करिए, एग्जांपल पढ़िए, क्योंकि मैं यहाँ एक कंसेप्ट आपको डिलीवर कर दूंगा, आपने उसको वहां डिटेल में अगर एनसीईआरटी में पढ़ाते हो, क्योंकि बुक्स हमेशा आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि जब हम फिजिकल प्रेजेंस होता है टीचर का तो हम शायद उतना बुक्स को डिटेल में नहीं पढ़ते, बट नाउ आपको क्या करना है कि भाई हमें बुक्स तो रीड करनी ही है। अगर आप बुक्स रीड नहीं करोगे तो बहुत अच्छे से नहीं समझ आएगा। एक लिमिटेशन होती है वीडियो क्लासेस की, हम एक लिमिटेड चीजों को ही समझा सकते हैं आपको। आई ट्राई टू डू लॉट, लेकिन उसमें भी होता है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं डिस्कस कर रहा हूँ या मेरे पास कोई डाउट में नहीं आया, तो वो चीजें छूट गई हैं। तो मैं जनरली क्लास में जो मेरी रेगुलर क्लास होती है उसके अंदर बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा करा देता हूँ, तो वो चीजें ना हो, क्योंकि बच्चे डाउट से तो हम कई बार एक्स्ट्रा भी बता देते हैं, तो वो सब चीजें नहीं हो पाती हैं इस केस में। तो मेक श्योर कि आप उन सारी चीजों को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, उनको मार्क कर रहे हैं। जब तक आप उसको मार्क नहीं करेंगे ना, हाईलाइट नहीं करेंगे, तब तक आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे फॉर द फ्यूचर। आप चीजों को पेपर से पहले देख नहीं पाओगे, तो वहां आपसे थोड़ा सा मिसकंसेप्शन छूट जाता है। तो को स्टार्ट करते हैं, तो उसके अंदर चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, सीधे टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप ध्यान से पढ़िए, ये टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं आपके लिए। मैट्रिक्स क्या है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स को समझने के लिए आप क्या देखोगे, मेरे पास सपोज करो एक इन्फॉर्मेशन है। किस तरीके की इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपके किसी टेस्ट में मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, टेस्ट तो ये सपोज करो मैथ्स का था, और ये टेस्ट है आपका इंग्लिश, ठीक है। अब आपकी क्लास में 3 बच्चों के टेस्ट का इन्फॉर्मेशन हुआ, मतलब 3 बच्चे हैं जिनके हम टेस्ट के मार्क्स की बात कर रहे हैं, जैसे रमेश, मुकेश, श्याम, ये 3 बच्चों के मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, सपोज करो आउट ऑफ 10 की बात की गई है, ये जो मार्क्स आए वो आउट ऑफ 10 आए, तो सपोज रमेश के मैथ में जो मार्क्स आए थे वो 7 आए, इंग्लिश में मार्क्स जो है वो 9 आए, ये मुकेश के जो मार्क्स हैं वो 9 आए मैथ्स में, इंग्लिश में मार्क्स आए 8 से, और श्याम जो है उसके मैथ्स का मार्क्स आए 5 और इंग्लिश में मार्क्स आते हैं उसके से 6, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ये आपको एक सर्टेन आइडिया दे रही है। ये सर्टेन आइडिया क्या दे रही है कि दीज आर मार्क्स फॉर पर्टिकुलर स्टूडेंट, दीज आर मार्क्स फॉर पर्टिकुलर स्टूडेंट। अगर सपोज करो आप इसको ब्रेसेस में लो इस तरीके से, तो भी ये इन्फॉर्मेशन आपको सेम चीज दिखा रही है कि भाई हम इसको इस तरीके से समझेंगे, दिस वुड बी योर रो, इसको क्या रीड करेंगे, दिस वुड बी योर रो, और ये जो होता है इसको आप रीड करोगे कॉलम, इसको रो रीड करोगे आप और इसको क्या रीड करोगे कॉलम, ठीक है। रो और कॉलम समझ आ गया आपको। तो इसका मतलब रो में क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए, और वो कॉलम वाइज किसके मार्क्स हैं, कॉलम वाइज ये वाले मार्क्स पहले कॉलम में मैथ्स के लिखे हुए हैं और दूसरे कॉलम में इंग्लिश के मार्क्स लिखे हुए हैं। और रो वाइज अगर हम देखना तो रो में पहले वाले रो में रमेश के मार्क्स दिए हुए, दूसरे वाले में मुकेश के मार्क्स दिए हुए, तीसरे वाले में
आपको श्याम के मार्क्स दिए होंगे। ठीक है, यहाँ पे बात समझ आ गई। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट समझनी है वो क्या है, वो देखो आप। तो हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं सीधे। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? मैट्रिक्स की अगर मैं डेफिनेशन आपको समझाऊं तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या है? इट इज एन ऑर्डर्ड एरे, इट इज एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का फर्क हो सकता है, कंसेप्ट वही है। क्या कहा मैंने? इट इज एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। एरे कहीं हो सकता है आपने टर्म सुना हो, लेकिन मुझे एरे के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना। मुझे ये समझना है कि दिस इज एन ऑर्डर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स और फंक्शन। ऑर्डर्ड रिप्रेजेंटेशन, ऑर्डर का मतलब क्या है वो समझिए सबसे पहले। जैसे सपोज करो, ऑर्डर हम ये ध्यान रखते हैं कि पहले मार्क्स दिए हुए हैं मैथ्स के और बाद में मार्क्स दिए हुए हैं इंग्लिश के। सपोज करो ये ऑर्डर आप बदल दो, बाय मिस्टेक कैसा हुआ कि आपने एक बच्चे के इंग्लिश के मार्क्स यहाँ चढ़ा दिए और मैथ्स के मार्क्स यहाँ चढ़ा दिए। तो अब हुआ क्या कि ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा आपको। क्या करेंगे? ये गलत इन्फॉर्मेशन देगा। तो ऑर्डर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो ऑर्डर है वो आपको रिटेन रखना है। मतलब यहाँ वाले कॉलम में किसके मार्क्स आने हैं? मैथ्स के मार्क्स आने हैं। यहाँ वाले कॉलम में इंग्लिश के मार्क्स आने हैं। सेम चीज विद कॉलम, आपको सेम चीज विद रो, आपको रो की एंट्रीज को भी ध्यान रखना है। मतलब ऑर्डर्ड क्यों कहा गया कि भाई उसके एलिमेंट की पोजीशन फिक्स रखनी है आपको, क्योंकि वो तभी आपको एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देगा। आप इसमें से कुछ भी चेंज कर दोगे तो क्या होगा? गलत इन्फॉर्मेशन पुट आउट हो रही होगी। जैसे इस केस में क्या हुआ है कि जो मुकेश के इंग्लिश में मार्क्स थे वो अब इंग्लिश में नहीं लिखे हुए, वो कहाँ लिखे हैं? मैथ्स में लिखे। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन देगा, ऑब्वियसली बात है, गलत आंसर दे रहा होगा, गलत कंसेप्ट दे रहा होगा। तो आपका मैट्रिक्स क्या है? इट इज एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ नंबर्स। इसका मतलब नंबर क्या है? जैसे आपने यहाँ ये जो वैल्यू पुट की है दिस वुड बी नंबर्स। ये वैल्यू क्या है यहाँ पर? नंबर्स है। ठीक है, और ये फंक्शंस भी हो सकते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको ये लिख दिया होता, सपोज करो sin x cos x x स्क्वायर 3x। आप देख रहे हो क्या है ये? यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखी गई है और एलिमेंट के अंदर जो आप इसको, ये जो आप नंबर्स और फंक्शंस कह रहे हो इसको आप क्या बोलते हो? एलिमेंट बोलते हो। दीज नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखोगे कि भाई मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होते हैं? जो उसके अंदर नंबर लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पर sin x cos x x स्क्वायर 3x, ये यहाँ पर जो है इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 4 एलिमेंट आप ये काउंट कर सकते हो। इसके अंदर कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट्स यहाँ हैं, 3 एलिमेंट्स यहाँ, तो टोटल 6 एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो मैट्रिक्स के बारे में आपको समझ आया। मैट्रिक्स इज नथिंग बट एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स, बेसिकली क्योंकि मैं नंबर्स और उसको कंबाइनली कह रहा हूँ एलिमेंट्स। तो आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ आ गई। अब ध्यान क्या रखना है कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नाम होता है मैट्रिक्स का कोई, तो हम क्या करेंगे? कैपिटल अल्फाबेट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल बी हो सकता है। जैसे इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को आप ए से रिप्रेजेंट करो, कैपिटल ए से आपने मैट्रिक्स रिप्रेजेंट की। और मैट्रिक्स के एलिमेंट को किसके अंदर लिखा जाता है? ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रेसेस। सिंपल ब्रेसेस कहीं के यूज मिलेगा, मतलब आप एलिमेंट को ऐसे भी लिख सकते हो। कोई मैट्रिक्स बी है 1 2 -1 3, सिंपल ब्रेसेस लगा दिया। लेकिन थ्रू आउट एनसीईआरटी में आपको मैट्रिक्स क्या किया गया है? इस स्क्वायर ब्रेसेस से रिप्रेजेंट किया है। तो आप भी वही काम करिए एनसीईआरटी में, क्योंकि स्क्वायर ब्रेसेस दिए हैं तो आप स्क्वायर ब्रेसेस ही लगाएंगे। ऑल्दो सिंपल ब्रेसेस आर आल्सो करेक्ट। ठीक है, आप ये समझिए कि मैट्रिक्स का नाम कैपिटल अल्फाबेट से लिखना है, उसके अंदर जो टर्म लिखे गए, नंबर लिखे गए, फंक्शन लिखे गए हैं, दैट वुड बी द एलिमेंट, और उसको बंद किसके अंदर करेंगे? स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, तो मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन आपको समझ आ गई है। अगले कंसेप्ट हम मूव ऑन करते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है आपका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करेंगे आप। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है? m क्रॉस n। किस फॉर्म में लिखा जाएगा? m क्रॉस n। m into n नहीं रीड करना है, इसको रीड क्या करना है? m क्रॉस n। और ये रिप्रेजेंट क्या करता है? पहली वाली एंट्री रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ रोज। क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज हैं उसके अंदर। और दूसरी वाली एंट्री रिप्रेजेंट करेंगे आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स।
नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा, जब भी मैंने आपको लिखा कि अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर से 3 क्रॉस 2, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2, इसका मतलब उस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो हैं, पहली वाली एंट्री रो को रिप्रेजेंट करती है, 3 रोज होंगी, दूसरी वाली एंट्री कितनों को रिप्रेजेंट कर रही है, 2 कॉलम। तो अब उसकी एंट्री देखो आप, जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूं, 3 रोज बनानी है तो ऐसा मान लेते हैं 1 2 0 5 -1 7। आप देखोगे इसको, अब इसमें चेक करो कितनी रोज है, रो को मैंने क्या कहा था हॉरिजॉन्टल एंट्रीज दी हैं, तो हॉरिजॉन्टल एंट्री आपको ये दिख रही है, एक ये दिख रही है और ये दिख रही है, तो इसका मतलब देयर विल बी 3 हॉरिजॉन्टल एंट्रीज, और कॉलम कितने होते हैं, 2 कॉलम दिए हैं उस पर्टिकुलर एग्जांपल में, तो देयर मस्ट बी 2 कॉलम, 2 वर्टिकल एंट्रीज, तो एक वर्टिकल एंट्री आपको ये दिखी, एक वर्टिकल एंट्री आपको ये दिखी। ठीक है, तो क्योंकि इसके अंदर कितने रोज थे, 3 रोज हैं, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2, ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 2। फॉर एग्जांपल आप खुद से सोचो कि मैंने ये एक मैट्रिक्स लिखी है 1 2 3 7 0 -1, व्हाट विल बी द व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, सोचो क्या है, आप कितने रो दिख रहे हैं आपको इसके अंदर, हॉरिजॉन्टल एंट्री कितनी दिख रही है, 1 एंड 2, ठीक है, और वर्टिकल एंट्री कितनी दिख रही है, 1 2 3। आपको ये चेक करना होता है, हॉरिजॉन्टल जो होंगी दैट वुड बी योर रो, और वर्टिकल जो होंगी दैट वुड बी योर कॉलम। तो आपने हॉरिजॉन्टल कितनी चेक की इसके अंदर, 2 एंट्री, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर जो बनेगा 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना बन गया 2 क्रॉस 3, तो 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज, और 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा, जब आपके पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होगा और आपसे ये पूछा जाए या ये आप सोचने की कोशिश करोगे भी हाउ मेनी एलिमेंट डज अ मैट्रिक्स कैन हैव ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है, तो उसको समझो अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैं यहां उसको सब हेडिंग दे देता हूं, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n हैज m into n एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उसके, m into n एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें देखो ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे वो 2 into 3 बनने चाहिए, 2 into 3 कितना होता है 6, दिस वुड बी योर इनटू, यहां मैं उसको क्रॉस रीड करना क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वही ना आपको मल्टीप्लाई करना 2.3 लिख सकते हैं। देखो कितनी एंट्रीज के अंदर 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज दिख रही हैं, यहां ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2, आपको एंट्री कितनी दिखेगी 6 एंट्री दिखेगी। अगर सपोज करो आप कोई ये एंट्री को 1 क्रॉस 1 2, अब आप सोचो इसका ऑर्डर क्या है, पहले रो काउंट करनी है फिर कॉलम काउंट करना है, तो आपको कॉलम तो एक ही दिख रहा है, कॉलम तो क्योंकि हम वर्टिकल एंट्री लिख रहे हैं, लेकिन 2 बार में लिखी गई है, तो दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, तो ऑर्डर बनेगा 2 क्रॉस 1, ऑर्डर क्या बना 2 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर कितना बना 2 क्रॉस 1, और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 क्रॉस 1 को तो 2 into 1 2 हो गया, 2 एंट्री आपको दिख रही हैं। इस तरीके से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि हाउ मेनी एंट्रीज अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स कैन हैव दैट हैज ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है, आपको ऑर्डर वाली बात समझ आ गई होगी और नंबर ऑफ एंट्रीज वाली बात समझ आ गई होगी। अब इसके बाद इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं, ठीक है। तो आप जनरल रिप्रेजेंटेशन समझिए किसी मैट्रिक्स A का, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स कैपिटल A, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ऑर्डर क्या है उसका m क्रॉस n, मतलब उसके अंदर m नंबर ऑफ रोज होगी, n नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल A, जो उसका नाम है, कैपिटल A क्या है उस मैट्रिक्स का नाम है, ठीक है, और उसको लिखेंगे Aij, क्या लिखेंगे उसको Aij, और इसका ऑर्डर कितना है m क्रॉस n। हमेशा साथ में ध्यान रखना कि आप मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करोगे, और यहाँ पर Ij क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर ऑर्डर कितना है m क्रॉस n। अब मैं ये चीज आपको मेंशन कर देता हूँ कि जो m है वो 1 से बड़ा होगा, इक्वल होगा, सॉरी जो i है वो 1 से बड़ा होगा, इक्वल होगा, m से छोटा है उसके इक्वल होगा, और जो j है वो कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, n से छोटा और 1 से बड़ा या इक्वल, तो जो i लाई करेगा वो 1 से m लाई करेगा, j लाई करेगा 1 से n।
बहुत वियर्ड सा हो गया, ये पता नहीं क्या लिख दिया हमने, ठीक है। तो इसको आप जर्नल वे में समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलो कैपिटल ए है, AIJ 3x2, क्या लिखा हमने 3x2। नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, रो के अंदर 3 रो रहेंगी और कॉलम के अंदर 2 कॉलम रहेंगे। तो ठीक है, पहली एंट्री अब ये चेक करो कि क्या लिखा है मैंने, m कहां से कहां वेरी करेगा, 1 से लेके उस केस में 3 तक, और j कहां से कहां वेरी करेगा, 1 से लेके 2 तक। तो एंट्री किस तरीके से लिखी जाएगी, पहली एंट्री देखो क्या लिखी जाएगी, A11। क्यों, क्योंकि पहले क्या रिप्रेजेंट करता है, पहला वाला एंट्री रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे रो, i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, i किस पर डिपेंडेंट है, m पर डिपेंडेंट है, और m क्या है रो। तो जो फर्स्ट एंट्री होती है दैट वुड बी योर रो, और सेकंड वाली एंट्री मतलब जो हम दो i से लिख रहे हैं, j क्या होगा उसका कॉलम। तो ये फर्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉलम में लिखी गई। इसी के बाद फर्स्ट होगा सेकंड कॉलम A12 क्या लिखा, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब इसके अंदर कॉलम 2 ही हैं, तो फिर आपको नीचे मूव करना पड़ेगा। अगला क्या होगा A21 A22, अगली क्या होगी A23 A21 A31 21 31 A32। अब चेक करो, देखो जो आपके आई वाली एंट्री है, आई वाली एंट्री क्या थी, रो की एंट्री। रो कहां से कहां जा रही है, एक रो ये देखिए आपको, दूसरी देखिए, तीसरी देखिए। तो इसका मतलब आप इसके बाद नहीं जाओगे क्योंकि रो कहां तक है, 3 तक। कॉलम कितने हैं, कॉलम की एंट्री j पर रिप्रेजेंट होती है। मैं अगर यहां लिख के दिखाऊं तो जो i है वो लाई करेगा 3 से 1, और जो j है वो रिप्रेजेंट करेगा 2 से 1। तो हमने वो चीज की हुई है। कॉलम कितने देख रहे हैं, बाद वाली एंट्री कॉलम के 1 2 1 2 1 2, ठीक है। आप उसको इस तरीके से ना समझ के, इस तरीके से ना समझ के आप ये मान के चलो कि जब एंट्री लिखी जाएगी किसी मैट्रिक्स के अंदर तो आपको इसी तरीके से सोचना है। फर्स्ट रो के एंट्री जो लिखी जाएंगी उसमें पहले वाले 1 रखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स के हिसाब से आप उसको अरेंज कर लो। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं आपको एक एंट्री दे रहा हूं, ए कोई मैट्रिक्स है से 3x3, ए कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, ठीक है। आप ये समझ के 3x3 का मतलब क्या हो, 3 रो 3 कॉलम। तो आपको ये पता है कि भाई मुझे ये समझ आ गया कि मेरे पास 3 रो बनानी है, मेरे को 3 कॉलम बनाने। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बात समझ आ गई। या 3 रो दिख रही हैं आपको और कॉलम वाइज 3 एंट्री दिख रही होंगी। अब इसको लिखेंगे कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में जो ये लिखना चाह रहे हैं। तो पहली वाली एंट्री किसकी है, आप इसको समझोगे। ये वाली जो एंट्री है ये क्या है, फर्स्ट होगा, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट हुई पूरी है और इसका कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। आप इसको क्या लिखोगे A11, ठीक है। अगली एंट्री क्या है, फर्स्ट होगा सेकंड कॉलम A12, फर्स्ट होगा थर्ड कॉलम A13। ये बात समझ आ गई। सेकंड रो में लिखा जाएगा A21, यहां लिखा जाएगा A22 A23, अगला लिखा जाएगा A31 A32 और A33। तो ये आपको क्या करता है, ये जो हमने A11 या A22 लिखे हैं ये उसकी पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करेगा कि वो एलिमेंट कहां से आया है। फॉर एग्जांपल जैसे आप इसको रीड करोगे A23, तो 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसका रो, और 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसका कॉलम। तो ये जो एंट्री है कहां की है, सेकंड रो के थर्ड कॉलम की, सेकंड रो के थर्ड कॉलम की। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखना सीख लो। एनसीईआरटी का एक बहुत 1 मार्क का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, इस कांसेप्ट के ऊपर कि हम जनरल रिप्रेजेंटेशन को किस तरीके से यूज कर रहे होंगे, ठीक है। वो एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ही कराता हूं मैं, जो एक क्वेश्चन दिया हुआ आपका वो समझ लो आप। एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी 3.1 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो समझ लो। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स कंसीडर करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। देखो है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A, उसके एंट्रीज किस फॉर्म में दी हुई है, Aij जो उसकी जनरल फॉर्म थी, वेयर Aij इज गिवन बाय दिस I + 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। ऑर्डर वुड बी 2x2, मतलब 2 रो होंगी 2 कॉलम होंगे। तो एंट्रीज को सबसे पहले आप अपने माइंड में लिखो। देखो जब शुरू में करना है तो बेसिक कंसेप्ट जरूर करने हैं आपको। ए का मतलब आप ये समझ गए कि 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, 1 2 1 2, ऐसे करके आपने 2 रो बना ली, 2 कॉलम बना लिए। अब उसकी एंट्रीज लिखो A11 A12 A21 A22। बच्चों से गलती क्या होती है कि वो मिस्टेक करते हैं, एंट्रीज को गलत लिख देते हैं। आप क्या याद रखो, पहला रो चल रहा है और कॉलम बाद में आएगा, वो रो को बाद में लिखते हैं, कॉलम को पहले लिख देते हैं। नहीं, ध्यान देना है इस बात को। यहाँ सेकंड रो थी, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 2 2 मतलब सेकंड रो का सेकंड कॉलम। अब आपको ये 4 एंट्रीज निकालनी है इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब मैं एक एक करके इन एंट्रीज को लिख देता हूं कैसे लिखी जाएगी। जैसे पहले आप सपोज करो कि आपको 1 1 निकालना है,
तो 1 1 इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, i की जगह क्या रखना है, पहला क्या रिप्रेजेंट करता है i और दूसरा क्या रिप्रेजेंट करता है j, तो i की जगह 1 j की जगह 1। यहां देखो क्या बनेगा 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाय 2, मतलब 1 + 2 बाय 2, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाय 2 व्हिच इज 9 बाय 3 का स्क्वायर 9 बाय 2। ठीक है, a12 वो कौन सी एंट्री है, ये वाली, यहां पर देना ये और ये फर्क है दोनों में, ये है 1 2 मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ये है 2 1 यानी कि सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। 1 2 i की जगह 1 j की जगह 2, इसमें i की जगह 1 j की जगह 2, 1 + 2 और j की जगह 2 का होल स्क्वायर बाय 2। अब देखो 2 2 4 + 1 5 का होल स्क्वायर बाय 2, ये हो गया 25 बाय। नेक्स्ट a21 लिखना है, 2 1 एंट्री ये वाली है, तो i की जगह 2 j की जगह 1, 2 × 2 होल स्क्वायर बाय 2, ये हो गया आपका 2 × 1 2 + 2 4 का होल स्क्वायर बाय 2, यानी कि 16 बाय 2 व्हिच इज 8। a22 क्या बनेगा आपका, i की जगह 2 j की जगह भी 2, ये आपका बना 2 × 2 4 + 2 6 का होल स्क्वायर बाय 2 36 बाय 2 व्हिच इज 18। तो एंट्रीज क्या बनी इसकी, जो एंट्री लिखी जाएंगी देखो पहले आपको लिखना है a11 क्या है 9 बाय 2, नेक्स्ट लिखना है a12 व्हिच इज 25 बाय 2, फिर आप लिखिए a21 क्या है 8 और a22 क्या है 18। In this way you can construct the particular matrix। अब इसका ऑर्डर कुछ भी दिया जा सकता है आपको, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पूरा इसी पे है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट पर है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक कि हमें मैट्रिक्स कैसे कंसीडर करनी है। वो ऑर्डर कुछ भी दे सकता है 3 क्रॉस 4 7 क्रॉस 5, बहुत ज्यादा लंबा नहीं आएगा आपके पेपर में। अगर 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा हो तो वो 2 क्रॉस 2 से ज्यादा नहीं जाएगा, 1 क्रॉस 2 हो सकता है, 2 क्रॉस 1 हो सकता है, 2 क्रॉस 3 हो सकता है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है ना। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे देखिए आगे क्या है। अब इसमें एक टाइप का क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, सपोज इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दिए, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 8 दे रखे हैं। अब आप खुद सोचो कि नंबर ऑफ एलिमेंट आपने कैसे निकाले थे। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने कहा m क्रॉस n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकाले थे, इसको मल्टीप्लाई करके। अब आपको दे रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसके 8, आपसे पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है, तो इसका मतलब आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं, जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो देखो आप 8 को किस तरीके से लिख सकते हो, 8 को लिखने के तरीके क्या हो सकते हैं, या तो इसको 8 × 1 लिखो तब भी आपका 8 आ रहा होगा, या फिर 1 × 8 लिख के भी 1 आ रहा होगा, या फिर 2 × 4 लिख के भी आ रहा होगा, 4 × 2 लिख के भी आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि 8 के फैक्टर क्या है, अगर आप 8 को चेक करोगे तो 8 के फैक्टर्स आते हैं आपके 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है। तो हमें ये सारे कवर करने थे। देखो 1 वाला कवर हो गया, 1 × 8, ये 8 × 1 और 1 × 8 सारे कवर हो गए। फिर 2 कवर करना है, 2 × 4, 4 × 2, इसके अंदर 4 भी कवर हो गया, 8 भी कवर हो गया। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हुए इस मैट्रिक्स के, 4 पॉसिबल ऑर्डर्स। देयर आर 4 पॉसिबल ऑर्डर्स। आप जितने फैक्टर ढूंढ पाओगे उसके अकॉर्डिंगली आपको लिखना है। अच्छा ये चीज ध्यान दो, 8 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 8 डिफरेंट चीजें हैं। 8 क्रॉस 1 का मतलब उसके अंदर रो कितनी है 8 और कॉलम कितने हैं 1। 1 क्रॉस 8 का मतलब उसके अंदर रो कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं 8। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें एक ट्विस्ट वाला जो क्वेश्चन बनता है जो 1 मार्क में पूछा जा सकता है, मे बी सपोज करो किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, से 7 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 7। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के कितने ऑर्डर हो सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के 2 ही ऑर्डर हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि 7 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होते हैं, एक तो नंबर इटसेल्फ एंड 1, 2 ही फैक्टर है। तो इसका मतलब इसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं क्या है 1 × 7 और 7 × 1, ठीक है। तो जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्राइम देंगे तो आपको हमेशा 2 ही ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल सकती है, उसके अलावा और चॉइसेस आपके पास नहीं है। लेकिन और प्राइम नंबर्स के अलावा जितने नंबर्स जो भी आपको नंबर दे रखा होगा उसका फैक्टर करके देख लेना, दैट विल बी योर नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स दैट मैट्रिक्स कैन हैव, ठीक है। इस बात को आप समझ गए हैं।
अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर काम करते हैं, व्हाट इज टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखो मैट्रिसेस जो वर्ड है वो उसका प्लूरल वर्ड है, जो हम मैट्रिक्स सिंगुलर में यूज कर रहे हैं उसका प्लूरल क्या है, मैट्रिसेस। तो उसको नहीं सोचना कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है। पहला है कॉलम मैट्रिक्स। आप इसको एनसीईआरटी से रीड करोगे पूरे कंसेप्ट को, मैं ब्रीफ कर रहा हूँ बहुत जरा सा कि आपको चीजें समझ आ जाए। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर एक ही कॉलम होगा, मैट्रिक्स दैट कंटेन्स ओनली सिंगल कॉलम। फॉर एग्जांपल जैसे पहला एग्जांपल आप ये ले सकते हो 1 2, इसके अंदर एक ही कॉलम है, दो है। दूसरा एग्जांपल आप इसमें ले सकते हो से 1, इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 1, क्योंकि इसके अंदर एक ही रो है एक ही कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1। देखो यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो इसकी बात कर रहा हूँ कि कॉलम आपका एक ही होना चाहिए, रो कितनी भी हो सकती है। तो आप 1 2 3 लिख सकते हैं, -1 0 1 2 3 कितना भी लिख सकते हो, कॉलम आपको एक रखना है। रो मैट्रिक्स क्या होगी, जिसके अंदर सिंगल रो होगा। क्या होगा, सिंगल रो। फॉर एग्जांपल 0 2 3। अच्छा, कई बार आप बाय मिस्टेक ऐसा मत करना कि आप कॉमा लगाने लगो इसमें। 0 पहली एंट्री है, 2 सेकंड एंट्री है, 3 थर्ड एंट्री है। तो यहाँ पर फर्स्ट रो का एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का, सेकंड कॉलम का, थर्ड कॉलम का, रो इसके अंदर सेम रहने वाली है। आप इस मैट्रिक्स को भी 1 क्रॉस 1 क्या कंसीडर कर सकते हो, इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3। इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये जो रो की बात हो रही है सिंगल रो है, इसके अंदर सिंगल रो है, ठीक है। तो जब रो सिंगल होगी तो उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे, कॉलम सिंगल होगा तो उसके अंदर कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे उसको। स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पर मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो आप ऐसे ले सकते हो, जैसे हमने एक एंट्री लिखी 1, इसका ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 1। एंट्री आप देखो 2 0 3 4, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। ऐसे आप 3 क्रॉस 3 में लिख सकते हो, 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। 4 क्रॉस 4 में लिख सकते हो। तो ये आपको 3 समझ आ गई, कॉलम, रो और स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स समझो, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आप देखते हैं कि ये क्या है। अब ये चीज ध्यान रखना कि मैं जब भी आपकी डायगोनल ये आगे यूज करूंगा उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलरेडी है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। मतलब डायगोनल को छोड़ के उसकी बाकी सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए, और उसमें भी प्रिंसिपल डायगोनल। फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एग्जांपल दे रहा हूं, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लिखूंगा मैं आपके लिए। तो इससे 1 2 3 और बाकी एंट्रीज आप 0 डाल दो। और इसमें ये वाला होता है प्रिंसिपल डायगोनल। इस वाले को नहीं लेना डायगोनल में, आपको हमेशा क्या लेना प्रिंसिपल डायगोनल। आप इसको समझिए कि ये प्रिंसिपल डायगोनल है। बोला उसको डायगोनल नहीं जाएगा, लेकिन दैट वुड ऑलवेज बी अ प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज अगर आपकी नॉन जीरो रहती है, बाकी सारी एंट्री आपकी 0 होनी चाहिए। इसके अंदर डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर अगर 2 क्रॉस 2 में से एग्जांपल को लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो -1 -3 0 0। आप देख रहे हो ये वाली जो एंट्रीज हैं, ये वाली एंट्रीज नॉन जीरो हैं, यहाँ पर भी ये वाली एंट्रीज कैसी हैं नॉन जीरो। तो वो नॉन जीरो एंट्रीज की बात करता है आपसे, ठीक है। प्रिंसिपल को छोड़ के, डायगोनल को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। ये आपको समझ आ गया होगा कि दिस इज आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है कि डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट सेम रहेंगे। जैसे यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा डायगोनल की एंट्री सेम रहेंगी, ठीक है। तो अब डायगोनल एंट्री, मैंने डायगोनल मैट्रिक्स को ऑलरेडी बोला, तो इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी नॉन डायगोनल एंट्री 0 है। और जो डायगोनल की एंट्रीज हैं, अब उस पर अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो क्या कि सारी एंट्रीज सेम होंगी। फॉर एग्जांपल ये देखो 2 2 2, ये एंट्रीज आपको सेम रखनी है। मेजर पार्ट ये है इसके अंदर। अगर एंट्रीज डिफरेंट हैं तब तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और अगर एंट्रीज सेम है 2 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 7 हो सकती है, -15 हो सकती है, तब आप उसको क्या बोलोगे स्केलर मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या, स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब स्केलर का मतलब क्या कवर हो गया, वो स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स कवर हो गई। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल ऑलरेडी थी, और वो डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बेसिकली अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0 एंड डायगोनल एंट्रीज आर 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है, आप याद रखो इसको, ये आपकी एंट्रीज 1 होनी चाहिए, 1 0 1 0। 2 क्रॉस 2 में ये लिखी जाएगी। अगर 3 क्रॉस 3 में लिखनी है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप डायगोनल एंट्रीज को 1 लिखते चलो, बाकी सारी एंट्रीज को 0 लिख दो। तो ये मैंने 2 क्रॉस 2 में लिखी,
3 क्रॉस 3 में लिखी गई, 4 क्रॉस 4 में लिखी जा सकती है, 1 क्रॉस 1 में ये 1 लिखा जाएगा केवल, क्योंकि उसकी सिंगल डायगोनल एंट्री कौन सी है 1। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 में है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 में है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 में है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अगला जो कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज का वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स लिख देता हूं। टू मैट्रिक्स की इक्वालिटी की जब आप बात करोगे तो उसमें दो चीजें आपको ध्यान देनी है, सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए। मतलब अगर आपको दो डिफरेंट मैट्रिक्स दे रखी हैं तो वो इक्वल कब हो सकती हैं, जब उसका ऑर्डर भी सेम होगा और एलिमेंट भी सेम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी मैट्रिक्स ए को जो एलिमेंट आपने 1 2 3 7 लिए हुए हैं, किसी मैट्रिक्स बी से आपने इक्वेट किया जिसके एलिमेंट 1 2 3 7 होंगे, तभी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है क्योंकि इसके एलिमेंट भी सेम पोजीशन पर होने चाहिए। ऑर्डर कितना है इसका 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है और एलिमेंट भी सेम है। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपके कैसे हैं, इक्वल मैट्रिक्स है। इस पे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन कैसे आता है वो समझ लो जरा। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, कोई मैट्रिक्स ए लिया मैंने, उसके एलिमेंट है 1 2 3 -1 और कोई दूसरी मैट्रिक्स डी है जिसके एलिमेंट 2 यहाँ 1 लेके चलो, यहाँ x ले लो, यहाँ y ले लो, यहाँ -1 ले लो। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब देखो ऑर्डर सबसे पहले आप चेक करोगे ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर वो इक्वल हो ही नहीं सकती। ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, यहाँ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, कुछ भी ऑर्डर हो सकता था 3 क्रॉस 1 7 क्रॉस 5, मैंने अपना कन्वीनिएंट 2 क्रॉस 2 ले लिया, ठीक है। अब आप इसको इक्वेट कैसे करोगे, 1 2 3 -1 और ये किसके इक्वल है 1x y -1। देखो सारी एंट्रीज आपस में इक्वल होनी चाहिए। जैसे ही पहली एंट्री है उसकी पहली एंट्री, इसकी दूसरी एंट्री, उसकी दूसरी एंट्री, तो 1 1 के इक्वल आ रहा है, 2 x के इक्वल आएगा। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ये वेरिएबल ही फाइंड करना है, यहाँ कितना आ गया 2, 3 की जगह y आ जाएगा, y कितना बन गया 3 और -1 की जगह -1 है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके कहां रहेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आ रहे होंगे। तो मेक श्योर कि आप इस फर्स्ट एक्सरसाइज को बाइंड अप करो, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, सारे कांसेप्ट पढ़ना, थ्योरी में जो भी कुछ दे रखा है प्लस एग्जांपल सॉल्व करना। आपको मैंने एक जनरल आइडिया दे दिया है, इससे ही आपके लिए बहुत आसान एक्सरसाइज हो जाएगी। तो आज के लिए आपको होमवर्क यही है कि आप फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।